एक ऐसी पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान आजाद नहीं है। आसमान में उड़ते हुए भयानक, विशाल तैरते सिर हर जगह मंडराते रहते हैं और अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। इसी डरावनी दुनिया में हम अपनी अंधेरी यात्रा शुरू करते हैं जुंजी ईटो मेनियक, जापानीज टेल्स ऑफ द मकाब नाम की श्रृंखला के साथ। कहानी 1, आइसक्रीम बस। आज की पहली कहानी का नाम है आइसक्रीम बस। सनाहारा और उसका बेटा टोमोकी हाल ही में एक नई जगह पर रहने आए हैं और अभी अपने नए पड़ोस की आदतों को समझ ही रहे हैं। हर शनिवार दोपहर एक आइसक्रीम की गाड़ी कॉलोनी के बाहर से गुजरती है और धीरे धीरे बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगती है। एक दिन सनाहारा कुछ माताओं के समूह से पूछता है कि आखिर माजरा क्या है। वे बताती हैं कि पिछले 1 महीने से हर शनिवार एक आइसक्रीम बस यहाँ आती है जो बच्चों को एक मज़ेदार सवारी पर ले जाती है। ड्राइवर का कहना है कि ये बच्चों को खुश करने का एक खास तरीका है। बच्चे घूमते हुए ढेर सारी स्वादिष्ट आइसक्रीम खा सकते हैं। उसी दिन टोमोकी रोने लगता है क्योंकि उसके पिता ने उसे आइसक्रीम नहीं दिलाई। गुस्से में वो कहता है कि उसके पिता का खाना बहुत खराब है और वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। अगले दिन दोपहर को फिर से आइसक्रीम बस कॉलोनी में रुकती है। सानाहारा अपने बेटे से माफ़ी मांगने के लिए उसे आइसक्रीम खरीद देता है और उसे उस दिन होने वाली सवारी में शामिल होने देता है। टोमोकी बेहद खुश हो जाता है। वो कई और बच्चों के साथ बस में चढ़ता है और पूरा दिन मज़े से बिताता है। रात को वो घर लौटकर अपने पिता को बताता है कि उसने कितना शानदार समय बिताया, खासकर दोस्तों के साथ पूरा दिन आइसक्रीम के पहाड़ खाते हुए। दिन बीतते जाते हैं, टोमोकी के नए दोस्त बन जाते हैं और वे सभी शनिवार की सवारी का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। एक रात सानाहारा अपने बेटे से पूछता है कि क्या वो अब भी अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। टोमोकी जवाब देता है, नहीं, क्योंकि आइसक्रीम बस वहाँ नहीं जाती। एक और शनिवार आता है। बच्चे उत्साह से बस में चढ़ जाते हैं। सानाहारा ड्राइवर से खुद भी साथ जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन ड्राइवर साफ मना कर देता है, बड़ों को अनुमति नहीं है। बस के निकलने से कुछ पल पहले सानाहारा अंदर झांक कर देखता है। वो देखता है कि कई बच्चे घुटनों के बल बैठे हुए हैं और 2 विशाल आइसक्रीम के पहाड़ों को खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दृश्य उसे डराता है, लेकिन वो खुद को समझाकर चिंता नहीं करता। एक दिन काम से लौटने पर वो देखता है कि उसका बेटा और उसके दोस्त घर में मस्ती कर रहे हैं। जब वो अंदर जाता है तो उसका दिल दहल जाता है। टोमोकी एक आइसक्रीम का पहाड़ खा रहा होता है और बाकी बच्चे एक अजीब खाने योग्य पदार्थ में पिघलते जा रहे होते हैं। टोमोकी अपने पिता से कहता है कि अगर उसने खाना बंद किया तो वो भी पिघल जाएगा। सानाहारा घबरा जाता है और तुरंत अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टोमोकी का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है और वो भी बाकी बच्चों की तरह पिघलने लगता है। कहानी 2, रहस्यमयी सुरंग। अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है रहस्यमयी सुरंग। एक ठंडी सुबह एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही होती है। तभी उसकी नज़र एक अंधेरी सुरंग पर पड़ती है। वह अचानक अपने बेटे को वहीं छोड़कर अकेले सुरंग के अंदर चली जाती है। छोटा लड़का डर और बेबसी में अपनी माँ को अंधेरे में गायब होते देखता रह जाता है। कुछ समय बाद हाई स्कूल के छात्र गुरु और उसके दोस्त उस डरावनी सुरंग से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वे टॉर्च लेकर उस जगह पहुंचते हैं और सुरंग की खोज शुरू करते हैं। उनमें से एक लड़का जानता है कि गुरु ने अपनी माँ को ठीक उसी जगह खो दिया था। वह सोचता है कि शायद गुरु वहां कोई भयानक सच छुपा रहा है। सुरंग के आधे रास्ते में अचानक अजीब आवाजें आने लगती हैं। सभी डर जाते हैं। तभी गुरु अपने दोस्तों से कहता है कि कोई वहां खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। यह सुनते ही सभी दोस्त यह मानकर वहां से भाग खड़े होते हैं कि शायद वह कोई आत्मा है। लेकिन तभी गुरु को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पुकार रही होती है। वो घबराकर अपनी टॉर्च जलाता है और देखता है कि वहां उसकी बहन मारी खड़ी है। मारी कभी उस सुरंग में खो गई थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंची। घर लौटने पर गुरु अपने पिता से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन को अपनी माँ के साथ घटी किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं है। उस रात गुरु को डरावने सपने आते हैं और वो बार बार उस दिन के बारे में सोचता है जब उसने पहली बार उस सुरंग में कदम रखा था। अगली सुबह गुरु के पिता उसे बताते हैं कि मारी फिर से गायब हो गई है। वो ठंडे कपड़े पहनकर भयानक बर्फीले तूफान के बीच अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ समय बाद गुरु भी फैसला करता है कि वो अपनी बहन को खोजने जाएगा। वो वापस उसी सुरंग में जाता है और अकेले अंदर प्रवेश करता है। रास्ते में कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। उसे लगता है कि ये सिर्फ पानी है, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन असल में वो खून होता है। आगे बढ़ते हुए गुरु को अपने पिता की टॉर्च मिलती है और उसे लगता है कि वो उनके करीब पहुंच चुका है।
थोड़ी दूर पर उसे एक कमरे का दरवाज़ा दिखता है, जिसे एक विश्वविद्यालय ने कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी के रूप में इस्तेमाल किया था। दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कि मारी वहाँ कुछ वैज्ञानिकों के साथ मौजूद है। गुरु उन्हें बताता है कि वो अपने पिता को भी ढूंढ रहा है, लेकिन शोधकर्ता कहते हैं कि सुरंग से उसके और उसकी बहन के अलावा कोई और नहीं गुजरा। अगर कोई और आया होता तो उन्हें ज़रूर पता चलता। गुरु सुरंग के दूसरे हिस्से को देखने की अनुमति मांगता है। शोधकर्ता कोयामा उसे लेकर वहां का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं भी जीवन का कोई निशान नहीं मिलता। जब वे अकेले होते हैं तो गुरु पूछता है कि वे वहां किस चीज़ पर शोध कर रहे हैं। कोयामा बताता है कि वे एक खास तरह की रेडिएशन का अध्ययन कर रहे हैं, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच उत्पन्न होती है और इंसानी शरीर से ठीक एक्सरे की तरह होकर गुजर जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये रेडिएशन सुरंग में बेहद ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। इसी वजह से उन्होंने वहीं ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। अगले दिन गुरु को एक कॉल आती है। वो उम्मीद करता है कि शायद उसके पिता होंगे, लेकिन उसे बताया जाता है कि मारी फिर से ऑब्जर्वेटरी की ओर खिंचाई है। गुरु वहां पहुंचता है और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर पता चलता है कि उस जगह पर रेडिएशन की मात्रा बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है और सभी लोग उसके प्रभाव में आ रहे हैं। शोधकर्ता इशिकुरा गुरु को कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता है। उन तस्वीरों में कई अजीब और डरावनी आकृतियां दिखाई देती हैं, जो पूरे इलाके में फैली हुई हैं। यहाँ तक कि वे वैज्ञानिकों के शरीरों को भी आर पार करती हुई नजर आती हैं। हालांकि वे भूतों पर विश्वास नहीं करते, फिर भी सुरक्षा के लिए ऑब्जर्वेटरी को बंद करने का फैसला किया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर गुरु को एक और कॉल आती है। कोयामा उसे तुरंत ऑब्जर्वेटरी आने को कहता है और मदद बुलाने को भी, क्योंकि वहां कुछ अलौकिक घट रहा है। जब गुरु सुरंग में प्रवेश करता है तो वो देखता है कि बूढ़ा प्रोफेसर और इशिकुरा की हालत भयावह है। उनकी देह दीवारों और फर्श में समाती जा रही होती हैं, जैसे सुरंग उन्हें निगल रही हो। कुछ ही पलों में वे पूरी तरह गायब हो जाते हैं। कोयामा बताता है कि उन सभी को उनकी इच्छा के खिलाफ उस जगह पर वापस खींच लाया गया है। तभी मारी वैज्ञानिक के शरीर के पास से गुजरती है और अचानक सुरंग की दीवारों में समा जाती है। गुरु और कोयामा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कोयामा महसूस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें मारी और दोनों वैज्ञानिकों की आत्माएं छत पर दिखाई देती हैं। इशिकुरा का शरीर कोयामा पर गिरता है और फिर दोनों को जमीन निगल लेती है। मारी गुरु पर हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलता है। वो सुरंग के अंत में दिखाई दे रही रोशनी की ओर पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन कई आत्माएं उसकी ओर बढ़ती हैं। वे उसके शरीर के आर पार गुजरती हैं और उसकी सारी शक्ति खत्म कर देती हैं। अंततः गुरु हार मान लेता है और वो भी उस भयानक सुरंग की जमीन में समा जाता है। कहानी 3, लटकते गुब्बारे, द हैंगिंग बलून्स। अब हम तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लटकते गुब्बारे। काजुको मोरिनाका एक युवा छात्रा है जो एक गहरे मानसिक आघात के बाद अपने कमरे से बाहर निकलना तक नहीं चाहती। वो दुनिया से कटकर अकेलेपन में जी रही होती है। 1 महीने पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त और मशहूर गायिका तारुमी फुजिनो ने अपने अपार्टमेंट से निकलकर बिजली के तारों से रस्सी बांधी और आत्महत्या कर ली। ये खबर पूरे शहर को झकझोर देती है, क्योंकि तारुमी हमेशा खुश और सफल दिखाई देती थी। उसके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद होते हैं, जो इस दुखद घटना से टूट चुके होते हैं। लेकिन तारुमी के अंतिम संस्कार में सिर्फ उसके रिश्तेदारों और सबसे करीबी दोस्तों को ही पूरी तरह शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कुछ दिनों बाद जिस स्कूल में तारुमी पढ़ती थी, वहां उसके दोस्त ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने आखिर अपनी जान क्यों ले ली। इसी दौरान अचानक उसके कुछ प्रशंसक वहां पहुंच जाते हैं और शिराइशी, जो कि दिवंगत गायिका का बॉयफ्रेंड था, उसे धमकाने लगते हैं। प्रशंसकों का आरोप होता है कि तारुमी की मौत का सबसे बड़ा कारण वही है। उनके अनुसार शिराइशी ने कभी तारुमी का साथ नहीं दिया और हमेशा उसकी आलोचना करता रहा। हालात बिगड़ते देख काजुको बीच में दखल देती है और चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने लड़के पर हमला किया तो वो पुलिस बुला लेगी। ये सुनकर सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन शिराइशी अंदर ही अंदर अपने प्रेमिका की मौत का अपराध बोध झेलता रहता है। इस समय काजुको खुद भी अपने कमरे में बंद रहती है, लेकिन एक अनजान अस्तित्व जिसकी आवाज़ बेहद कोमल होती है, हर समय उसकी खिड़की के बाहर से उसे पुकारता रहता है। दुखद घटना के 2 हफ्ते बाद तारुमी के प्रशंसक भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। शहर में कई लोग अपनी जान दे देते हैं। समाचारों में एक रिपोर्टर बताता है कि किसी व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने तारुमी की आत्मा को शहर में भटकते देखा है। उस प्रशंसक के अनुसार पार्क में चलते समय उसने पेड़ों के बीच एक तैरता हुआ सिर देखा, बिल्कुल तारुमी जैसा। इस घटना के बाद लोगों की राय बढ़ जाती है। कुछ का मानना होता है कि ये सब उस बड़े हादसे के बाद हुआ सामूहिक मानसिक उन्माद है। स्कूल में छात्र लगातार इन तैरते सिरों को लेकर बहस करते रहते हैं। ये सब सुनकर काजुको असहज महसूस करने लगती है और वो शिराइशी से सहारा लेने जाती है।
बातचीत के दौरान वो तब चौंक जाती है जब शिराइशी बताता है कि उसने भी तारुमी को अपने घर के पास देखा था, लेकिन सिर्फ उसका सिर। वो काजुको से कहता है कि जिस दिन वो आत्मा को फिर देखेगा उसे तुरंत सूचना देगा। काजुको को ये बात पूरी तरह बेतुकी लगती है। उसे लगता है कि शिराइशी अब भी अपने गहरे दुख से बाहर नहीं आ पाया है। उसी रात काजुको को शिराइशी का फोन आता है। वो उसे बताता है कि उसने तारुमी के तैरते सिर को कहाँ देखा है और तुरंत वहां आने को कहता है। काजुको आधी रात को उस सुनसान जगह की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वो एक भयानक और डरावनी जगह में अकेली खड़ी है। तभी कुछ ही पलों बाद वो अपनी दोस्त का सिर आसमान में उड़ता हुआ देखती है। वो डरावनी आकृति पार्क में दाखिल होती है और काजुको उसका पीछा करती है, ये जानने के लिए कि वो आखिर जा कहाँ रही है। पीछा करते हुए वो देखती है कि शिराइशी एक पेड़ के ऊपर खड़ा है और अपनी प्रेमिका को पुकार रहा है। अचानक पेड़ के बीचों बीच एक रस्सी प्रकट होती है और शिराइशी की गर्दन में फंस जाती है। संतुलन बिगड़ते ही वो हवा में उठ जाता है। उसी पल पेड़ों के बीच से शिराइशी का तैरता हुआ सिर निकलता है, जबकि उसका शरीर नीचे रस्सी से लटका रहता है। अगले दिन काजुको अपने दोस्तों को पिछली रात की पूरी भयावह घटना बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। स्कूल में चलते हुए छात्राओं का एक समूह आसमान में उड़ती कुछ अजीब आकृतियों को देखता है। जैसे जैसे वे पास आती हैं, सच्चाई सामने आती है। वे 4 तैरते हुए सिर होते हैं, जिनके चेहरे बिल्कुल उन लड़कियों जैसे होते हैं। हर सिर से एक रस्सी लटकी होती है, जैसे शिकार को पकड़ने के लिए तैयार। 2 लड़कियों की गर्दन में रस्सियां फंस जाती हैं और वे आसमान की ओर खींच ली जाती हैं। सिर्फ काजुको और चिहारू ही किसी तरह बच पाती हैं। दोनों दोस्त उन डरावनी चीज़ों से बचने के लिए एक गली में भागती हैं। तभी एक स्थानीय निवासी उनकी मदद की पुकार सुन लेता है। वह तुरंत अपनी क्रॉसबो उठाता है और उन प्राणियों में से एक पर तीर चला देता है। तीर चिहारू के तैरते सिर पर लगता है और वह गुब्बारे की तरह अजीब ढंग से सिकुड़ने लगता है। काजुको राहत महसूस करती है, ये सोचकर कि वह सिर्फ हीलियम गैस से भरा एक बड़ा गुब्बारा था। लेकिन जैसे ही वह अपनी दोस्त की ओर देखती है, उसकी रूह कांप जाती है। चिहारू के असली चेहरे में भी एक छेद हो जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे सूखकर नष्ट हो जाता है। उसका अंजाम उसके तैरते सिर जैसा ही होता है। डरी हुई काजुको भागकर अपने घर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि उसके माता पिता और भाई के तैरते सिर घर के चारों ओर मंडरा रहे हैं। किसी तरह वह समय रहते अंदर घुस जाती है और अपने पूरे परिवार से मिलती है। दिन बीतते जाते हैं। अब शहर के ज्यादातर लोग रस्सियों से लटके हुए आसमान में तैर रहे होते हैं। समाचारों में चेतावनी दी जाती है कि कोई भी उन बड़े गुब्बारों पर हमला करने या उन्हें फोड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर जिस व्यक्ति का वह चेहरा होगा, उसी के साथ वही हादसा होगा। मोरिनाका परिवार के घर में काजुको के पिता कहते हैं कि वह काम पर जाने के लिए निकलेंगे। उन्हें लगता है कि अगर वह अपनी कार तक दौड़कर पहुंच जाएं तो इन उड़ते राक्षसों से बच सकते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भरोसे से कहते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। वह घर से बाहर निकलते हैं और कार की ओर दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनके तैरते सिर की रस्सी उनकी गर्दन में फंस जाती है और उन्हें भी बाकी लोगों की तरह आसमान में उठा लिया जाता है। परिवार उनके चले जाने से टूट जाता है। तभी काजुको का भाई योसुके कहता है कि घर में खाना खत्म हो रहा है और उसे बाजार जाकर सामान लाना होगा। वह सुरक्षा के लिए एक छाता लेकर घर से निकलता है, लेकिन तभी उसका तैरता हुआ सिर उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन योसुके ठीक उसी पल उस जगह पर एक चीज फेंक देता है जहां रस्सी उसकी गर्दन में फंसने वाली थी। इसी चालाकी से वो बच निकलता है और दौड़कर सुपरमार्केट तक पहुंच जाता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन योसुके घर वापस नहीं लौटता। अब काजुको की मां पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बचती। अंततः वो हार मान लेती है और अपने ही तैरते हुए सिर के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। कुछ ही पलों में उसे भी रस्सी से बांधकर बिल्कुल निर्जीव अवस्था में आसमान की ओर उठा लिया जाता है। अब इस पूरी तबाही के बाद काजुको अकेली जीवित बचती है। वो अपने कमरे में बंद रहती है, हर दिन डर, भ्रम और निराशा से घिरी हुई। लेकिन एक दिन अचानक वो अपने कमरे की खिड़की के बाहर से अपने भाई योसुके की आवाज़ सुनती है। वो कहता है कि वो जिंदा है, उसने खाने पीने का सामान जुटा लिया है और उन भयानक उड़ते प्राणियों के हमले से बच गया है। काजुको ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है। वो बिना सोचे समझे अपने कमरे की खिड़की खोल देती है, लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है, उसके सामने जो दृश्य आता है वो उसकी आत्मा तक को तोड़ देता है। उसके सामने योसुके का निर्जीव शरीर हवा में तैर रहा होता है। असल में उससे बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि योसुके का तैरता हुआ सिर होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि अब वो भी उनके साथ जुड़ जाए। काजुको का तैरता हुआ सिर खिड़की के पास आता है और उसके सामने रस्सी लटक जाती है। काजुको बिना किसी भाव के, बिना किसी प्रतिरोध के अपने भयानक अंत को स्वीकार कर लेती है। अंतिम कहानी, अजीब हिकिजुरी भाई बहन, द स्ट्रेंज हिकिजुरी सिबलिंग्स।
अब हम इस श्रृंखला की आखिरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक अंधेरी रात कुछ अजीब और रहस्यमयी लोग इकट्ठा होते हैं और एक जलते हुए शव को देखने का आनंद लेते हैं। हर कोई उस दृश्य को देख रहा होता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद परिवार का सबसे बड़ा भाई काजुया एक बेंच पर बैठा होता है और अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई बड़ी विरासत के बारे में सोच रहा होता है। वो रोज अकेले समय बिताना पसंद करता था, लेकिन उस सुबह उसकी मुलाकात एक युवा महिला से होती है। उस महिला का नाम साचियो होता है। वो गांव के बाहरी इलाकों में भूतों की तस्वीरें लेने आई होती है। इसी वजह से वो पास की नदी तक जाती है, जहां कई लोगों की डूबकर मौत हो चुकी थी। काजुया इस मौके का फायदा उठाता है और उसे बताता है कि उसका घर भी बेहद अजीब और भूतिया माहौल वाला है। वो साचियों को वहां आने का न्योता देता है ताकि वो कुछ अलौकिक तस्वीरें ले सके। साचियो प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और उसके साथ उसके घर जाती है। घर में प्रवेश करते ही वो एक अंधेरा और डरावना वातावरण महसूस करती है। काजुया बताता है कि उसके माता पिता को उसी घर में दफनाया गया है और वो और उसके भाई बहन उनकी कब्रों की देखभाल करते हैं। वहीं उसकी मुलाकात उसके भाई शिगेरो से होती है, जिसकी शख्सियत बेहद अजीब होती है। फिर भी साचियो डरती नहीं है। वो घर की कई तस्वीरें खींचती है और वहां से चली जाती है। उसी रात काजुया और शिगेरो के बीच झगड़ा हो जाता है, जिससे छोटी बहन मिसाको जोर जोर से रोने लगती है। हमेशा की तरह परिवार का सबसे शांत भाई हितोशी उसे चुप कराने भेजा जाता है। हितोशी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि उनके माता पिता स्वर्ग में हैं और उसे ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन मिसाको अचानक उग्र हो जाती है और अपने नाखूनों से हितोशी के चेहरे पर हमला कर देती है। काजुरा को बीच में आकर सारा हंगामा रोकना पड़ता है। वो अपनी बहन से कहता है कि उसके पास मानसिक शक्तियां हैं और वो एक सेयांस करेगा, जिससे वे अपने माता पिता की आत्माओं को बुला सकेंगे। इससे मिसाको उनसे बात कर पाएगी। काजुया ये भी तय करता है कि वो साचियों को उस अनुष्ठान को देखने के लिए आमंत्रित करेगा। उसी शाम साचियो अपने घर पर तस्वीरें डेवलप कर रही होती है, तभी वो चौंक जाती है। एक तस्वीर में वो देखती है कि जिस घर में वो गई थी वो कई आत्माओं से घिरा हुआ है। एक तस्वीर में उसे हितोशी के पीछे अजीब जीव नजर आते हैं और वो सदमे में चली जाती है। तभी उसके अपार्टमेंट की घंटी बजती है। दरवाजे के पीप होल से देखने पर वो किनाको को पहचानती है, जो उसे सेयांस में शामिल होने का न्योता देती है। साचियो को ये दिलचस्प लगता है और वो अगले दिन वहां जाने का फैसला करती है। इस बार वो अपने बॉयफ्रेंड सावानो को भी साथ ले जाती है, जिसे अलौकिक चीजों में दिलचस्पी होती है। काजुया को ये पसंद नहीं आता, लेकिन वो सावानो को रहने देता है। सेयांस शुरू होती है। सभी एक मेज के चारों ओर बैठते हैं। काजुया सभी से शांत रहने को कहता है। इस बीच मिसाको खुशी से उछल कूद कर रही होती है। फिर से हितोशी को उसे चुप कराने भेजा जाता है, लेकिन इस बार मिसाको गुस्से में आकर हितोशी का सिर दांतों से काटने की कोशिश करती है। डरकर हितोशी वहां से भाग जाता है और अपने माता पिता की कब्र के पास जाकर रोने लगता है। काजुया सेयांस शुरू करता है। कुछ ही मिनटों में शिगेरो पर अजीब असर होने लगता है। उसका चेहरा बदल जाता है और उसके मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। सब मान लेते हैं कि ये एक्टोप्लाज्म है। शिगेरो अब किसी और आवाज में बोलता है और खुद को हिकिजुरी परिवार का पिता बताता है। वो काजुया को डांटता है और कहता है कि वो एक निकम्मा बड़ा भाई है, जिसने हमेशा अपने भाई बहनों को धोखा दिया। काजुया गुस्से में शिगेरो को मारता है और वहां से भाग जाता है। शिगेरो सामान्य हो जाता है और मान लेता है कि उसमें मानसिक शक्तियां हैं। मिसाको फिर रोने लगती है। तब शिगेरो बताता है कि एक्टोप्लाज्म से उनकी माँ की आत्मा बनेगी। ये सुनकर मिसाको खुश हो जाती है और उस चिपचिपे पदार्थ को इकट्ठा करने लगती है। रात के अंत में साची और सवानो घर लौटते हैं। सवानो बताता है कि उसने एक्टोप्लाज्म का सैंपल बचा लिया है और विश्वविद्यालय में उसका विश्लेषण करेगा। बाद में पता चलता है कि वो पदार्थ असल में नूडल्स था। जब साचियो को दोबारा बुलाया जाता है तो वो मना कर देती है। गुस्से में काजुया घर लौटता है और शिगेरो से झगड़ता है। इसी दौरान हितोशी अचानक अपना मुंह खोलता है और उसके शरीर से उनके पिता की आत्मा बाहर निकल आती है। एक विशाल आत्मा पूरे घर में फैल जाती है। डर के मारे सभी भाई बहन भागते हैं। वो आत्मा उनका पीछा करती है और अंततः अपनी कब्र में समा जाती है। हितोशी शांति से अपने भाई बहनों के पास आता है और पूछता है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अब सवाल ये है, इन चारों कहानियों में से आप किस में जिंदा बच पाते? अगर आपको ये एनिमे पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और एनिमे रीकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।